हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। अभी दैनिक भास्कर का एडिटोरियल है ये। तो टॉपिक है कि मतदाता सूचियों में घुसपैठ। शिवकांत शर्मा ने लिखा है इनको, जो कि बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं। क्या लिखते हैं कि जनतंत्र में जनता चुनावों के जरिए जनादेश देती है। यानी हम लोग इलेक्शन के टाइम पर जो आम जनता होती है वोट डालती है, और जो भी जिसको कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। इसलिए चुनाव जनतंत्र की आधारशिला है। चुनावों की विश्वसनीयता यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है कि मतदान में वही लोग भाग लें जो उसकी अर्हता रखते हैं। मतदाताओं की अर्हता लगभग हर लोकतांत्रिक देशों में मतदाता की आयु, नागरिकता और जिस क्षेत्र का चुनाव हो रहा है वहाँ निवास के प्रमाण के आधार पर तय की जाती है। देखो, मतदाताओं की जो क्वालिफिकेशन कैसे डिपेंड करती है, उनकी आयु क्या है। 18, ऐसे इंडिया के बारे में बात करें तो 18 साल से ऊपर की आयु भारत का नागरिक हो, और ऐसे यूपी, एमपी, राजस्थान जिस क्षेत्र का रहने वाला है वहीं पे वो वोट कर सकता है। तो निवास प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाती है। मतदाता सूचियां बनाई जाती है, वहाँ की मतदाता सूची उसका नाम होगा। पुनरीक्षण से इन्हें निरंतर अद्यतन रखने के मामले में, और दोबारा से इसको जब रीवेरिफिकेशन होता रहता है तो उसको अपडेट करते रहते हैं। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी को विश्व में आदर्श माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम भारत के चुनाव आयोग की तरह केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम भारत के चुनाव आयोग की तरह केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। और बात कर अमेरिका और ब्रिटेन में इसका दायित्व स्थानीय प्रशासन के पास है। ठीक है, स्थानीय प्रशासन के पास है इसका दायित्व। जो केंद्र सरकारों के निर्देशों के आधार पर उसे निभाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इटली में मतदान करने के लिए पंजीकरण करना और मतदान करना भी अनिवार्य होता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत की बात करें तो निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछले साल तक मतदाता सूची में कुल 96.88 करोड़ लोगों के नाम थे, जबकि देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या केवल 91 करोड़ के आसपास है। वाह। लो, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत की बात करें तो निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछले साल तक मतदाता सूची में कुल 96.88 करोड़ लोगों के नाम थे, जबकि देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या कितनी है? 91 करोड़ है। आंकड़ों की इस विसंगति के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला क्या है कि पिछले 15 सालों से जनगणना न होने के कारण जनसंख्या का अनुमान सही नहीं होना। दूसरा क्या है कि मतदाता सूचियों में ऐसे लोगों के नाम शामिल होना जिनका निधन हो चुका है। तीसरा है अयोग्य, फर्जी और घुसपैठियों का शामिल होना। उन्हीं के निवारण के लिए चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम शुरू किया, जिसके समय को लेकर INDIA की दल मुखर विरोध कर रहे हैं। जो इंडी है इसके दल मुखर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों का एक तर्क यह है कि नागरिकता का सत्यापन करना गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का नहीं। हालांकि नागरिकता के सत्यापन के बिना मतदान करने की अर्हता तय नहीं हो सकती है। उसे तय किए बिना सही मतदाता सूची नहीं बन सकती। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम चुनाव एजेंसियों का ही है, इसलिए नागरिकता का प्रमाण मांगे बिना वे पारदर्शी मतदाता सूची कैसे तैयार कर पाएंगे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से लेकर जापान तक हर देश की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य होता है। घुसपैठी की समस्या बढ़ने के कारण नागरिकता सत्यापन के नियम पूरे विश्व में कड़े होते जा रहे हैं।
घुसपैठियों के द्वारा मतदान के जरिए जनादेश को प्रभावित करना चुनाव प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप जैसा है। इसलिए बिहार में मतदाता सूची की पुनरीक्षा को चुनौती देने वाले के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का कूद पड़ना और यह कहना कि यदि बड़े पैमाने पर लोगों को इस सूची से बाहर किया गया, बड़े पैमाने पर सूची से लोगों को बाहर किया गया तो वह हस्तक्षेप करेगा। हैरत की बात है, शीर्ष अदालत को तो उल्टे निर्वाचन आयोग से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसने बिहार में 2003 से और बंगाल में 2002 से आज तक मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण क्यों नहीं किया है। जिन फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालने के लिए निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षा का काम शुरू किया है, उन्हें वोट बैंक बनाकर अब वही दल सबसे कड़ा विरोध कर रहे हैं जो इस समस्या को लेकर कभी सबसे मुखर रहे हैं। मसलन लालू प्रसाद यादव ने सितंबर 1992 में केंद्र सरकार से कहा था कि वह बांग्लादेश से हो रही घुसपैठियों को रोकने के कारगर उपाय करें। उन्होंने ऐसा कानून बनाने की मांग भी रखी थी जो घुसपैठियों को अचल संपत्ति खरीदने से रोके। सीमावर्ती जिलों में भारतीयों को पहचान पत्र देने की सलाह भी दी थी ताकि घुसपैठियों की पहचान हो सके। इस तरह 2005 में बंगाल की मतदाता सूचियों में घुसपैठियों की समस्या रेखांकित करने के लिए ममता बनर्जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को बांग्लादेश और बंगाल के उन 2 चुनाव क्षेत्रों की मतदाता सूची भेंट की जिनमें अनेक नाम समान थे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी ने मतदाता सूचियों को अद्यतन रखने के लिए निर्वाचन आयोग को पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन कल्याण जैसी नागरिकों के आंकड़े रखने वाली एजेंसियों से जोड़ रखा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी ने ये बहुत बढ़िया काम है ना भैया, जो मतदाता सूची है उसको इसी प्रकार से अपडेट कर सकते हैं ना अपन। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, जन कल्याण, इनसे आपस में कनेक्ट कर दो तो अपने आप पता लगता रहेगा कि व्यक्ति 2 है, 1 है। जैसे नागरिकों के आंकड़े रखने वाली एजेंसियों से जोड़ रखा है, इसलिए वहां की चुनाव एजेंसियों को अपनी मतदाता सूचियां अद्यतन करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। जर्मनी ने अपना पता बदलने पर स्थानीय प्रशासन के दफ्तर में जाकर पंजीकरण करना अनिवार्य कर रखा है। अपना पता बदलना है तो स्थानीय प्रशासन के दफ्तर में जाकर के पंजीकरण करवाना होगा, जिसकी वजह से मतदाता सूची भी अपने आप अद्यतन होती रहती है। ब्रिटेन और फ्रांस में स्थानीय सरकारें डाक इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के माध्यम से हर साल मतदाता सूची को अध्ययन करती हैं। इसके माध्यम डाक और इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के माध्यम ब्रिटेन और फ्रांस में ऐसा होता है। लोग जब चाहें ऑनलाइन जाकर भी नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हर चुनाव से पहले भी इन्हें अद्यतन किया जाता है। जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन जैसे छोटे यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर भी है, जिससे फर्जी नाम और घुसपैठिया मतदाता सूचियों में जगह नहीं पा सकते हैं। नागरिक रजिस्टर रखने इसलिए भी जरूरी है ताकि घुसपैठिया मुफ्त स्कूली शिक्षा, इलाज, वृद्धावस्था पेंशन, सीमित समय के लिए बेरोजगारी भत्ते आदि का लाभ न उठा सकें। यहाँ तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसी देशों ने भी नागरिकता रजिस्टर या पहचान पत्र बना के रखे हैं ताकि शरणार्थी या घुसपैठिया का हिसाब रखा जा सके। क्या ऐसे असफल देशों से घिरे भारत को भी अपनी चुनाव प्रक्रिया को घुसपैठ के प्रभाव से बचाने के लिए नागरिकता रजिस्टर बनाने पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? भारत में धीरे धीरे जन कल्याण सेवाओं का दायरा भी फैला रहा है। नागरिकता रजिस्टर बन जाने से एक तो फर्जीवाड़ा करने वाले घुसपैठियों लोग न तो योजनाओं का अनुचित लाभ उठा पाएंगे और न ही जनादेश को भी प्रभावित कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के निरंतर और वार्षिक अद्यतनीकरण की व्यवस्था भी शुरू करनी होगी। राष्ट्रीय सहारा, ट्रंप का भारत को तोहफा। विनीत नारायण ने लिखा है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित सामान पर 25% टैरिफ और रूस से तेल और हथियारों की खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की घोषणा की। यह कदम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तब जब दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस को मृत अर्थव्यवस्था, डेड इकोनॉमी कहकर निशाना बनाया और भारत के उच्च टैरिफ और गैर मौद्रिक व्यापार बाधाओं को इसका कारण बताया।
ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाले आक्रामक टैरिफ नीतियों को अपनाया। 7 अगस्त 2025 से लागू होने वाले 25% टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने इसके लिए भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है। भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, जो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के समय में अस्वीकार है। इसके अतिरिक्त ट्रंप ने भारत के उच्च टैरिफ, जिन्होंने दुनिया के सबसे अधिक बताया, और गैर मौद्रिक व्यापार बाधाओं की भी आलोचना की। ट्रंप ने 20 से 25% टैरिफ की संभावना जताई, लेकिन अंतिम घोषणा में अतिरिक्त दंड भी शामिल किया गया था। यह कदम भारत के फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, रत्न और आभूषण और ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जो अमेरिका के साथ भारत के व्यापार को महत्वपूर्ण हिस्सा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, हाँ, ट्रंप सही है, हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, सिवाय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की। मुझे खुशी है कि ट्रंप ने यह तथ्य सामने रखा है। दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। भाजपा ने अडानी को मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। राहुल ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, विशेष रूप से नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी अर्थव्यवस्था के पतन के कारण। उन्होंने यह भी पूछा कि ट्रंप के भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर बार बार किए जा रहे दावों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है। कांग्रेस पार्टी ने इस टैरिफ को भारत की विदेश नीति की विफलता के रूप में चित्रित किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी कि यह टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था, निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर असर डालेगा। हम अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करते हैं और 25% टैरिफ से ये महंगे हो जाएंगे, जिससे मांग कम होगी और उत्पादन तथा रोजगार पर असर पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और टैरिफ को भारत के व्यापार और एमएसएमई और किसानों के लिए हानिकारक बताया। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरे दिनों की शुरुआत बताया है, और जबकि असुद्दीन ओवैसी ने ट्रंप को व्हाइट हाउस का जोकर कहकर उनकी आलोचना की थी। वहीं अर्थशास्त्रियों ने इस टैरिफ के भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर इसका प्रभाव सीमित होगा, जबकि अन्य ने मिश्रित राय व्यक्त की है। कुछ का मानना है कि दीर्घकालिक नुकसान की चेतावनी दी है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में इना कहते हैं, कि मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नारायण नायर ने कहा है कि प्रस्तावित टैरिफ और दंड हमारी अपेक्षा से अधिक हैं और इससे भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर असर पड़ सकता है, और प्रभाव की गंभीरता दंड के आकार पर निर्भर करेगी। अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया के व्यापार नीति विशेषज्ञ अग्नेश्वर सेन ने कहा है कि टैरिफ से समुद्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, चमड़ा, ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ये क्षेत्र भारत अमेरिका व्यापार में मजबूत है और टैरिफ से इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में राहुल अहलुवालिया ने चेतावनी दी कि टैरिफ भारत को वियतनाम और चीन जैसे अन्य एशियाई अर्थव्यवस्था की तुलना में कमजोर कर सकता है। उनके अनुसार निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं के भारत की ओर स्थानांतरण की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने आशावादी रुख भी अपनाया है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा है कि हालांकि यह कम दुर्भाग्यपूर्ण और हमारे निर्यात पर असर डालेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक अल्पकालिक घटना होगी और दोनों पक्ष जल्द ही एक स्थायी व्यापार समझौतों पर पहुंच जाएंगे। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर सतर्क और संयमित रुख अपनाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत ने एक दशक में फ्रेजाइल 5 से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत तत्काल जवाबी टैरिफ लगाने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएगा। एक सूत्र ने कहा है कि चुप्पी सबसे अच्छा जवाब है। हम बातचीत की मेज पर
इस मुद्दे को हल करेंगे। कुल मिलाकर 25% टैरिफ और अतिरिक्त दंड ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है। राहुल गांधी और विपक्ष ने इसे सरकार की आर्थिक और विदेश नीति की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इसे मिश्रित प्रभावों की ओर इशारा किया है। जहां कुछ क्षेत्रों पर तत्काल असर पड़ सकता है, वहीं भारत के पास अन्य बाजारों में विविधता लाने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने का भी अवसर है। यह स्थिति न केवल आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक हितों को संतुलित करना होगा। देखना है कि आने वाले दिनों में सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है। वैश्विक चेतना का उपग्रह योगेश कुमार गोयल ने लिखा है, श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 जुलाई की शाम GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह उपग्रह न केवल एक तकनीकी चमत्कार है, बल्कि शोध, विज्ञान, वैश्विक सहयोग और मानवीय प्रतिबद्धता का एक युगांतकारी प्रतीक भी है। निसार को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। निसार को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में, जहां से अगले 3 से 5 वर्षों तक निरंतर पृथ्वी की निगरानी करेगा और प्रत्येक 12 दिन में पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा तथा एक बार में 240 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने की अद्वितीय क्षमता रखता है। इस उपग्रह को धरती की गहराइयों और उसकी सतह पर होने वाले बदलावों की सटीक, विस्तृत और सतत निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। निसार इसरो और नासा के 10 वर्षों के संयुक्त परिश्रम का परिणाम है। निसार उपग्रह की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, एल बैंड और एस बैंड की दोहरी रडार प्रणाली और स्वीप SAR तकनीक इसे अत्याधुनिक उपग्रहों की श्रेणी में खड़ा करती है। इस उपग्रह के एल बैंड राडार को नासा ने विकसित किया, जो कि 1.25 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 24 सेंटीमीटर जो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य पर काम करता है। यह रडार बर्फ, घने जंगलों और धरती की गहराई में होने वाले परिवर्तनों को मापने में सक्षम है। वहीं इसरो द्वारा विकसित एस बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 9.3 सेंटीमीटर की क्या है तरंग दैर्ध्य इसकी वेवलेंथ है, इस पर कार्य करता है। देखो, जो इसरो के द्वारा विकसित एस बैंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3.2 और इसकी वेवलेंथ 9.3। और जो एल बैंड किसके द्वारा, नासा के द्वारा विकसित किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.25 गीगाहर्ट्ज, जो 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ का काम करता है, जो कि रडार, घने जंगलों और धरती की गहराई में होने वाले परिवर्तनों को मापना है। और जो इसरो के द्वारा एस बैंड बनाया गया है, जो सतह से होने वाली सूक्ष्मतम हलचल को भी दर्ज कर सकता है। इस प्रकार निसार का यह दोहरा रडार सिस्टम भूगर्भीय घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, वनस्पति परिवर्तनों, कृषि गतिविधियों और मानव जनित प्रभावों की निगरानी के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 9.3 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर ये काम कर रहा है, जो सतह से होने वाली सूक्ष्मतम हलचल को भी दर्ज कर सकता है। इस प्रकार निसार का ये दोबारा वनस्पति परिवर्तनों में यहाँ पे सिद्ध होगा। ये उपग्रह दिन रात किसी भी मौसम में बादल हो गए, अंधकार हो गए, घने जंगलों की परवाह किए बिना सतत डाटा एकत्रित करता रहेगा। इसका रेजोल्यूशन 5 से 10 मीटर के बीच रहेगा, जिससे बड़े क्षेत्र में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन भी पकड़ में आएंगे। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण के अनुसार निसार से मिलने वाले डाटा न केवल भारत और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमूल्य होंगे। उपग्रह प्रतिदिन लगभग 80 टेराबाइट डाटा जनरेट करेगा, जिसे पूरी तरह ओपन सोर्स के रूप में मुफ्त में साझा किया जाएगा। इसका लाभ वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नीति निर्माता, किसान और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को समान रूप से मिलता रहेगा। निसार से संबंधित डेटा कृषि के लिए भी उपयोगी होगा। यह उपग्रह फसलों की वृद्धि, मिट्टी की नमी, मौसमी प्रभाव, रोग, कीट आक्रमण और संभावित नुकसान का पूर्वानुमान लगाने में सहायक सिद्ध होगा।
इसके माध्यम से सरकारें कृषि बीमा योजनाओं को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू कर सकेंगी। पर्यावरणीय क्षेत्र में निसार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की सटीक जानकारी प्रदान करेगा। यह समुद्र स्तर में वृद्धि, बर्फ पिघलने, तटीय कटाव और वनस्पति आवरण में परिवर्तन और भूजल स्तर की निगरानी करेगा। इस परिस्थिति तंत्र की स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और वनों की स्थिति और मानव जनित प्रभावों का अध्ययन किया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी यह उपग्रह क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसके जरिए भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी जैसी आपदाओं के प्रारंभिक संकेतों को पहचाना जा सकेगा, जिसके समय रहते चेतावनी देकर जानलेवा माल की हानि को कम किया जा सकेगा। भारत और अमेरिका के साझेदारी ने दिखा दिया है कि जब दो राष्ट्र साझा उद्देश्य, पारदर्शिता और वैज्ञानिक उत्कंठा के साथ एकजुट होते हैं तो विश्व को अभूतपूर्व उपलब्धियां मिलती हैं। निसार के माध्यम से भारत और अमेरिका पूरे ग्रह को एक साथ देखना, समझना और संरक्षित करना सीख रहे हैं। यह मिशन मानवता के भविष्य की रक्षा और पर्यावरण संतुलन के पुनर्निर्माण और पृथ्वी की बदलती धड़कनों को जानने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। यह उपग्रह वैज्ञानिक शोध एवं नवाचार को नई दिशा देने के साथ साथ नई पीढ़ी को पर्यावरण और पृथ्वी के प्रति अधिक सजग बनाने में मदद करेगा। निसार के माध्यम से विश्व को ऐसा शक्तिशाली उपकरण प्राप्त हुआ है जो धरती की सतह और उसकी परतों, संसाधनों और संकटों को जानने की हमारी क्षमता को व्यापक और सटीक बनाएगा। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानवीय चेतना का विस्तार है और ऐसा वैज्ञानिक यंत्र जो हमारी पृथ्वी की नब्ज को सुन सकेगा, समय रहते बदलावों के प्रति हमें सचेत करेगा। इसलिए निसार को वैश्विक चेतना का उपग्रह कहा जाना उपयुक्त होगा। अभी हिंदुस्तान का है, टैरिफ से भी ज्यादा तनाव थोपते हैं ट्रंप। आलोक जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये लंबी खींचतान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ यानी सीमा शुल्क लगाने का ऐलान कर ही दिया है। हालांकि बाद में इसे एक हफ्ते में लागू करने की घोषणा की गई, मगर 25% शुल्क और रूस से आयात पर जुर्माना हमारे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भारत के ज्यादातर व्यापार संगठन, कारोबारी और विशेषज्ञ भी 15 से 20% टैरिफ की उम्मीद पाल रहे थे और उसमें भी उन्हें उम्मीद थी कि थोड़े सौदेबाजी की बात कई चीज़ों पर छूट मिल सकती है। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ट्रंप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी आशंका तो थी, मगर इतना और इस अंदाज में करेंगे यह शायद कम लोगों ने सोचा था। जाहिर है इस खबर से हड़कंप मच गया है और इतने पर ही बस नहीं, ट्रंप ने 2 और कारनामे किए हैं। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार की सुबह उन्होंने एक्स पर फिर अपनी पोस्ट डाली, मुझे परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वे दोनों मिलकर अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जा सकते हैं, मुझे क्या। और दूसरा दाम उन्होंने यह चला कि पाकिस्तान के साथ एक सौदा भी कर डाला। ट्रंप ने भारत को चिढ़ाने के अंदाज में ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमने एक करार किया है जिसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार के विकास का काम करेंगे। हम उस कंपनी का चुनाव कर रहे हैं जो इस साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। कौन जाने आगे चलकर वह भारत को ही तेल बेचने लगे। मतलब साफ है, भारत के सामने वह पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखने का दांव खेल रहे हैं। अमेरिका यही तो दशकों से करता आया है। आखिर ट्रंप के इस हाव के पीछे क्या वजह हो सकती है? अब इसके आगे का रास्ता क्या है? भारत को दोस्त बनाने के पीछे ट्रंप की मंशा साफ है। उनकी नज़र भारत के विशाल बाजार पर है जो वह किसी कीमत पर नहीं खोना चाहते हैं। अमेरिका में भारतवंशियों का एक बड़ा समुदाय भी है जिसे नाराज करना अब शायद कहाँ भी किसी राजनेता के लिए महंगा सौदा है। भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच व्यापार वार्ता के कई दौर इस बात के सबूत हैं कि दोनों ही पक्ष इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हैं। अमेरिकी दुनिया भर में अपना माल बेरुख टोक बेचना चाहता है, बदले में दूसरे देशों को टैरिफ में कुछ रियायत का चारा डाल रहा है। मगर अब एक चीज साफ दिख रही है कि भारत अमेरिका को एकदम खुला मैदान देने को राजी नहीं है।
खासकर दुग्ध और कृषि उत्पादों के मामले में साफ है। अमेरिका की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। ट्रंप का आक्रामक अंदाज और पाकिस्तान का इस्तेमाल इसका साफ संकेत है। टैरिफ के ऐलान के बाद से जितने भी जानकारों की राय सामने आई है, टैरिफ के असर पर बात करने से पहले उन सभी का मानना यह है कि यह ज़्यादा दिन का मामला नहीं है। ट्रंप सौदेबाजी में भारत पर दबाव बनाने के लिए यह पैंतरा आजमा रहे हैं और अब समझौता हो जाएगा, जो तस्वीर बदल जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत की कंपनियों को या अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर अलग अलग राय है। कुछ जानकार मानते हैं कि जीडीपी पर आधे प्रतिशत तक का असर दिख सकता है, मगर बाजार के एक बड़े खिलाड़ी ने मजाकी अंदाज में हिसाब जोड़कर दिखाया तो भारत अमेरिका को जो निर्यात करता है, भारत के जीडीपी का करीब करीब 2% होगा। अगर इसमें 10% की गिरावट आई तो वह 0.2%। अभी भारत की विकास दर 6% से ऊपर है, यानी इस घाटे से पार पाने के लिए 12 दिन के बराबर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीडीपी बढ़ने की रफ्तार कम से कम 0.4% तक गिर सकती है। वैसे समझौता हो भी गया है तो इसमें कितनी रियायत मिल सकेगी कहना मुश्किल है, मगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3% की गिरोथ आने पर ढोल ताशे के साथ अपनी पीठ थपथपाने वाले डोनाल्ड ट्रंप 6.5% की रफ्तार से बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को आखिर मरी हुई अर्थव्यवस्था किस हक से कह सकते हैं। भारत सरकार ने इस मामले में संयम और बड़प्पन दिखाया है, मगर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा गिना है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह तमाम बाधाओं के बावजूद तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने व्यापार समझौतों की राह में आ रही अड़चनों का जिक्र भी किया है, बताया कि केंद्र सरकार किन किन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए डटी हुई है, मगर साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत एक ऐसा समझौता चाहता है कि जिसमें दोनों देशों का फायदा हो। इधर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेंसेंट ने कहा है कि बातचीत का भविष्य अब भारत के हाथों में है। हमारी टीम तो भारत से हताश हो गई है। इस हताश का ही असर ट्रंप के फैसले और उनके अंदाज में दिख रहा है। इसमें पाकिस्तान का सहारा लेना ही दिख रहा है। वह हताशा के किस चरण तक पहुंच चुके हैं। हालांकि उनकी इस बयान की काफ़ी चीड़फाड़ भी हो चुकी है। माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान ने या तो अमेरिका की पाक समर्थक लॉबी ने डोनाल्ड ट्रंप को झांसा दे दिया है और पाकिस्तान में तेल खोजने की अनेक कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अगर वास्तव में इतना बड़ा तेल भंडार उसके पास है तो जिसका ख्याली पुलाव ट्रंप पका रहे हैं, तो वहाँ 250 रुपये लीटर क्यों बिक रहा होता है। शेयर बाजार ने शुरुआती झटके के बाद टैरिफ का असर करीब करीब झाड़ फेंका है। ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि कुछ दिनों की सौदाबाजी के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक बेहतर समझौता होने के आसार अभी खत्म नहीं हुए हैं। यह उम्मीद इस बात पर टिकी हुई है कि इन टैरिफों की कीमत अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही चुकानी है, क्योंकि उन्हें ही महंगा सामान खरीद कर यह ड्यूटी भरनी होगी। इसलिए भी जानकार मानते हैं कि ट्रंप बहुत लंबे समय तक किसी भी देश पर बहुत ऊंचा टैरिफ लगाकर नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत ही शानदार एडिटोरियल आज अपन ने देखे। इसमें हिंदुस्तान का ट्रंप से ज़्यादा तनाव थोपते हैं टैरिफ टैरिफ से ज़्यादा। और इसरो ने जो लॉन्च किया हुआ है निशार, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या बोलते हैं इस एक और जो सहारा का था ट्रंप का भारत को तोहफा, मतलब डबल ट्रैफिक वगैरह ये सब चीज़ें बात करी थी उन्होंने, ठीक है। और एक और था ये भी इसी से संबंध था टैरिफ से। तो 3-4 एडिटोरियल पढ़े थे। हमें उम्मीद है कि आप इसको देख रहे होंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।